तो आप देखते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, जो कि हमें सेक्शन 125 के अंदर दे रखा है। तो इंडेमनिटी होल्डर कौन होता है? वो पर्सन जिसको प्रॉमिस करा जाता है, यानी जिसके लॉस को इंडेमनीफाई करा जाता है, उसको बोलते हैं हम इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनीफायर क्या होता है, इंडेमनिटी होल्डर क्या होता है, ये तो हम देख चुके हैं। यहाँ पर राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर को समझने के लिए हम अपने उसी पार्किंग वाले एग्जांपल को देखेंगे, जिसको हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। एक बार मैं अगर आपको उस एग्जांपल को रिवाइज कराऊं तो फटाफट एक बार उसको देख लेते हैं, फिर आकर उससे इसको रिलेट करेंगे। ये हमारा पार्किंग वाला एग्जांपल था। ये था हमारा मोहन, जो कि पार्किंग चलाता है, और उसके पास आता है सोहन और आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे वहां पर ये बाइक रख के गया था, जिसकी पार्किंग स्लिप मेरे पास से खो गई, तो अब मैं बिना पार्किंग स्लिप के बाइक लेके जा रहा हूँ। तो मोहन कहता है कि नहीं नहीं, तुम ऐसे लेके नहीं जा सकते, बिना पार्किंग स्लिप के मैं तुम्हें बाइक नहीं दूंगा। अगर तुम्हें बिना पार्किंग स्लिप के बाइक ले जानी है तो उस केस में तुम्हें एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरना होगा, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करना होगा। तो यहाँ पर सोहन कहता है ले आओ इंडेमनिटी बॉन्ड। तो मोहन और सोहन के बीच एक इंडेमनिटी बॉन्ड बनेगा, यानी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनेगा। तो यहाँ पर ये हमारा इंडेमनिटी बॉन्ड था, हमने देखा था, जिसके ऊपर सोहन साइन करता है, और इसके अंदर क्या लिखा होता है, आई एग्री टू इंडेमनीफाई टू मोहन फॉर ऑल लॉसेस टू इट ड्यू टू माई कंडक्ट। तो सोहन ने यहाँ पर साइन कर लिए। तो सोहन कह रहा है कि मैं एग्री करता हूं, मेरी वजह से मोहन को जितने भी लॉसेस होंगे, सारे के सारे लॉसेस मैं मोहन को इंडेमनीफाई करके दूंगा। तो इंडेमनिटी बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पर सोहन जो है उस बाइक को लेकर चले जाता है। अब कुछ देर बाद जो है मोहन के पास आता है ये रमेश, और रमेश के हाथ में जो है ये पार्किंग स्लिप है, और ये पार्किंग स्लिप उसी बाइक की है जो बाइक अभी थोड़ी देर पहले सोहन लेके चला गया। तो रमेश मोहन से बाइक मांगता है, तो मोहन कहता है कि मैंने तो बाइक सोहन को दे दी। तो मोहन जो है यहाँ पर रमेश को सारी बात बताता है। तो रमेश जो है यहाँ पर मोहन के ऊपर गुस्सा हो जाता है, उससे गुस्से में आकर बोलता है कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने मुझे मेरी बाइक वापस नहीं करी, या फिर तुमने अगर मुझे मेरी बाइक के पैसे नहीं दिए, तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा। तो यहाँ पर रमेश ने मोहन को 2 दिन का टाइम दे दिया। तो रमेश चला गया। अब मोहन डर गया कि 2 दिन बाद जो है रमेश मेरे ऊपर केस फाइल कर देगा। तो उसी समय पर मोहन को याद आता है कि मैंने जो है सोहन को बाइक देते समय पर उससे एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाया था, उससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के ऊपर साइन करवाया था। तो यहाँ पर ये मोहन जो है फटाफट सोहन के पास जाता है और जाकर सोहन से बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था, ये बाइक तुम्हारी नहीं थी, मेरे पास रमेश आया था पार्किंग स्लिप लेकर, और रमेश बोल रहा है कि ये बाइक मेरी है। तो रमेश ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया है, तो या तो तुम मुझे बाइक वापस करो या फिर जो है इस बाइक का पैसा दो। तुमने मेरे साथ एक इंडेमनिटी बॉन्ड को साइन करा हुआ है, कल को मेरा कोई भी नुकसान होता है तो उस केस में तुम मुझे इंडेमनीफाई करके दोगे। तो अब मुझे ये बताओ, जितनी बातें मैंने आपको बताई, इतनी बातों से आपको क्या लगता है कि ये बाइक सोहन की है या फिर रमेश की है? तो देखो यहाँ पर जो है 2 पॉसिबिलिटी है, या तो सोहन सच बोल रहा है या सोहन झूठ बोल रहा है। अगर सोहन सच बोल रहा है तो इसका मतलब है कि सोहन की पार्किंग स्लिप सच में खो गई थी और वो पार्किंग स्लिप रमेश के हाथ लग गई और अब रमेश झूठ बोल रहा है। या फिर सोहन ही झूठ बोल रहा है, वो बाइक एक्चुअल में रमेश की ही है और पार्किंग स्लिप भी उसी के पास है। तो सोहन सच्चा भी हो सकता है और झूठा भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर मोहन को कैसे पता चलेगा कि आखिर कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है? तो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, और इन्हीं 2 पॉसिबिलिटी को लेकर हमारे पास सेक्शन 125 है, जो कि राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर की बात करता है। यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल के अंदर इंडेमनिटी होल्डर कौन है? इंडेमनिटी होल्डर है ये मोहन। इन दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बना था, और इस इंडेमनिटी बॉन्ड के अंदर सोहन ने प्रॉमिस करा था मोहन को। तो सोहन हमारा इंडेमनीफायर है और मोहन हमारा इंडेमनिटी होल्डर है। और हम पढ़ रहे हैं अपना सेक्शन नंबर 125, जो की बात करता है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की, यानी मोहन के राइट्स की, कि अगर मोहन को लॉस हो जाता है तो उस केस में मोहन सोहन से अपने लॉसेस की रिकवरी किस तरीके से कर सकता है, किस तरीके से अपने लॉसेस को इंडेमनीफाई करवा सकता है। तो चलते हैं एक बार देखते हैं सेक्शन 125 क्या कह रहा है। तो यहाँ पर सेक्शन 125 के अंदर बात हो रही है इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स की, जो कि हमारा मोहन है। तो मोहन के राइट्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेक्शन नंबर 125 ने इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला पॉइंट, राइट टू रिकवर ऑल द डैमेजेस रिकवर करने की बात हो रही है। तो इसको हम समझेंगे अपने वही पार्किंग वाले एग्जांपल से। अब देखो, पार्किंग वाला एग्जांपल मैं बहुत डिटेल में पहले डिस्कस कर चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के पहले वाले पार्ट में मैंने उस एग्जांपल को बहुत डिटेल में समझाया था। तो आपको यहाँ पर राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर को देखने से पहले एक बार पहला वाला पार्ट जरूर देखना पड़ेगा। जिसने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का पहला वाला पार्ट देखा है, उस पार्किंग वाले एग्जांपल को डिटेल में समझा है, उसी को यहाँ पर मेरी बात समझ में आने वाली है। तो पहले पार्ट की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके देख लेना। तो अब अगर मैं आपको वही पार्किंग वाले एग्जांपल के ऊपर लेके चलूं, तो यहाँ पर देखो हमने क्या देखा था। सबसे पहले रमेश ने मोहन को 2 दिन का टाइम दिया था। अब अगर 2 दिन के अंदर अंदर मोहन जो है रमेश को पैसा या बाइक वापस नहीं कर पाता, तो उस केस में रमेश मोहन के ऊपर केस फाइल कर देगा, और कोर्ट में जाके जो है रमेश बोलता है कि 1 लाख रुपए की तो मेरी बाइक थी, तो मुझे मोहन से 1 लाख रुपए तो चाहिए, और साथ के साथ
मैंने मोहन के ऊपर केस फाइल करा तो मेरा लॉयर का खर्चा 10,000 का और अलग से हो गया, यानी 10,000 के रमेश के लीगल एक्सपेंसेस भी लग गए। तो ये लीगल एक्सपेंसेस भी रमेश जो है मोहन से रिकवर करता है। यह हमने देख लिया था पहले पार्ट के अंदर। तो अगर मैं डैमेजेस की बात करूं तो डैमेजेस का मतलब होता है वो पैसा जो मोहन ने रमेश को पे करे थे। तो टोटल अगर मैं डैमेजेस की बात करूं जो मोहन ने रमेश को पे करे थे वो कितने थे, 1,10,000। तो ये हमने पहले वाले पार्ट में डिस्कस करा हुआ है। तो यहां पर जो है हमारा सेक्शन 125 बोल रहा है कि जो भी पैसा इंडेमनिटी होल्डर ने कोर्ट केस के अंदर सामने वाली पार्टी को पे करा है वो सारा पैसा रिकवर करने का राइट यहां पर इंडेमनिटी होल्डर के पास आ जाता है। अब ये पैसा रिकवर किससे करना है, तो रिकवर करना है इंडेमनीफायर से जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी करा गया था। मोहन ने तो सोहन को पहले ही बाइक देते समय सोहन से इंडेमनिटी बॉन्ड के ऊपर साइन करवा लिया था। तो सोहन की वजह से मोहन का 1,10,000 रुपए का लॉस हो गया। तो अब सोहन जो है मोहन के 1,10,000 रुपए के लॉस को कंपनसेट करेगा। मोहन के पास ये राइट है कि वो सोहन से सभी तरीके के डैमेजेस रिकवर कर सकता है जो डैमेजेस देने के लिए वो कंपेल हुआ था इन द कोर्ट केस। तो यहां पर यही बात बोली गई थी। अगर हम इसको देखें तो इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट होता है कि वो सभी तरीके के डैमेजेस, ऑल द डैमेजेस, सारे डैमेजेस रिकवर कर सकता है जो डैमेजेस वो देने के लिए कंपेल हुआ था इन एनी सूट। रमेश ने मोहन के ऊपर केस किया था तो मोहन ने जितने भी डैमेजेस रमेश को दिए हैं वो सारे डैमेजेस जो है वो रिकवर कर सकता है सोहन से। तो समझ में आ रही है बात? तो समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। अब अगर बात करूं सेकंड पॉइंट की तो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है? सेकंड पॉइंट बात करता है राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। ये कॉस्ट ऑफ सूट की बात कर रहा है। कौन सा कॉस्ट ऑफ सूट? ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट। ब्रिंगिंग का मतलब होता है केस फाइल करना। किसी के ऊपर केस फाइल कर रहे हो तो उसको बोलेंगे ब्रिंगिंग सूट। और अगर किसी पर्सन ने आपके ऊपर केस फाइल करा है और आप जो है उस केस को डिफेंड कर रहे हो यानी अपना बचाव कर रहे हो तो उसको कहेंगे हम डिफेंडिंग द सूट। तो किसी के ऊपर केस करने का या फिर अपने आप को डिफेंड करने का जो भी खर्चा लगेगा, जो भी कॉस्ट ऑफ सूट होगा, वो कॉस्ट ऑफ सूट भी इंडेमनीफायर से रिकवर करने का राइट होता है इंडेमनिटी होल्डर के पास। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ सूट जो है रिकवर करने का राइट देता है हमारा ये सेकंड पॉइंट। तो इसको भी समझते हैं उसी एग्जांपल से। तो यहाँ पर देखो डैमेजेस के अंदर तो आ गया 1,00,000 रुपए और साथ में 10,000 रुपए जो कि रमेश के लीगल एक्सपेंस थे। अब अगर मैं बात करूं सेकंड पॉइंट की जो कि हमारा कॉस्ट ऑफ सूट, तो सेकंड पॉइंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है इंडेमनिटी होल्डर का केस लड़ने का और केस को डिफेंड करने का जो भी खर्चा लगा उसको बोला जाएगा कॉस्ट ऑफ सूट। तो हमने पार्ट 1 के अंदर देखा था कि रमेश ने जब मोहन के ऊपर केस किया था तो मोहन ने केस को डिफेंड किया था तो 10,000 रुपए का रमेश का लीगल एक्सपेंस लगा, तो 10,000 रुपए का मोहन का भी लीगल एक्सपेंस लगा। तो रमेश का जो लीगल एक्सपेंस लगा वो तो मोहन ने पे कर दिया, वो तो इस डैमेजेस के अंदर आ गया। लेकिन जो 10,000 रुपए केस को डिफेंड करने का मोहन का खर्चा लगा वो खर्चा हमारा कॉस्ट ऑफ सूट के अंदर आएगा। और साथ के साथ अब मोहन जो है सोहन के ऊपर भी तो केस फाइल करेगा। जब मोहन का नुकसान हो गया 1,10,000 रुपए का तो मोहन अपने इस लॉस को भी तो रिकवर करेगा सोहन से, क्योंकि सोहन ने इंडेमनिटी बॉन्ड भरा था। तो मोहन हमारा इंडेमनिटी होल्डर है। तो मोहन जो है यानी इंडेमनिटी होल्डर जो है इंडेमनीफायर के ऊपर केस फाइल करता है और इस केस फाइल करने का भी 10,000 रुपए का खर्चा मोहन का और लग जाता है। यानी मोहन का सोहन के ऊपर केस फाइल करने का ब्रिंगिंग द सूट 10,000 रुपए का खर्चा लगा और रमेश से केस को डिफेंड करने का 10,000 का खर्चा लगा। तो टोटल अगर मैं बात करूं मोहन के कॉस्ट ऑफ सूट की तो 10,000 केस से बचने का और 10,000 केस लड़ने का, तो 20,000 का मोहन का भी लीगल एक्सपेंस लगा है जिसको बोलेंगे हम कॉस्ट ऑफ सूट। तो 20,000 का लीगल एक्सपेंस रिकवर करने का राइट भी मोहन के पास है। इस सेकंड पॉइंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग सच सूट। तो पहला और दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। पहले पॉइंट के अंदर 1,10,000 आ गया और दूसरे पॉइंट के अंदर 20,000 आ गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? तीसरा पॉइंट कह रहा है राइट टू रिकवर सम्स पेड एज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज करने की बात हो रही है, मतलब आप कोर्ट में मत जाओ, कोर्ट के बाहर जो है सेटलमेंट कर लो, या फिर कोर्ट में जाते भी हो तो कोर्ट में जाकर बोल दो कि हमारे बीच बातचीत हो चुकी है, अब हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। तो अगर पार्टीज आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं तो उस केस में उस कॉम्प्रोमाइज के अंदर जितना पैसा पे करा जाएगा उस पैसे को रिकवर करने का राइट यहाँ पर हमारे इस थर्ड पॉइंट के अंदर मिलता है इंडेमनिटी होल्डर को। तो अगर कोर्ट ने जजमेंट सुनाया है, कोर्ट ने बोला है कि इतना पैसा पे करना पड़ेगा, तो वो आ गया हमारा फर्स्ट पॉइंट के अंदर। और जितना भी केस लड़ने और केस को डिफेंड करने का खर्चा होगा वो आ गया सेकंड पॉइंट के अंदर। और अगर पार्टीज आपस में मिलकर सेटलमेंट कर लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज कर देती हैं, तो उस केस में कॉम्प्रोमाइज का जो पैसा लगेगा वो आ गया हमारा थर्ड पॉइंट के अंदर। तो समझ में आ गया? तो ये हमारे 3 केस हो गए जिसके अंदर इंडेमनिटी होल्डर के पास राइट आ जाता है राइट टू रिकवर का। तो अब देखो यहाँ पर जो है नीचे 2 कंडीशन दे रखी है। सेकंड पॉइंट के साथ एक कंडीशन दे रखी है और थर्ड पॉइंट के साथ भी कंडीशन दे रखी है।
जबकि वहीं फर्स्ट पॉइंट के साथ कोई भी कंडीशन नहीं है। तो ये कंडीशंस क्या कहती हैं एक बार इसको देख लो। तो सेकंड पॉइंट था हमारा राइट टू रिकवर कॉस्ट ऑफ सूट। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास कॉस्ट ऑफ सूट रिकवर करने का राइट तभी आएगा जब वो नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करेगा। उसी तरीके से थर्ड पॉइंट के अंदर भी यही बोला जा रहा है कि इंडेमनिटी होल्डर के पास कॉम्प्रोमाइज वाला सम रिकवर करने का राइट तभी आएगा जब वो नीचे दी गई कंडीशंस को पूरा करेगा। तो सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर कंडीशंस लगा दी गई, जबकि फर्स्ट पॉइंट के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। तो इसका मतलब साफ है कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डैमेजेस रिकवर करने का, ये राइट हमेशा इंडेमनिटी होल्डर के पास रहेगा, इसके अंदर कोई कंडीशन नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में कुछ भी हो जाए, इंडेमनिटी होल्डर के पास डैमेजेस रिकवर करने का राइट हमेशा अवेलेबल होगा। तो अब ये कंडीशंस क्या कह रही हैं इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। उससे पहले एक बार वापस अपने पार्किंग वाले एग्जांपल पे चलते हैं, वहां से कुछ बातें और समझनी जरूरी है। यहां पर देखो, ये रमेश आया था मोहन के पास और आकर उसने उसको पार्किंग स्लिप दिखाई थी। रमेश के पास पार्किंग स्लिप है। तो रमेश यहाँ पर मोहन को बोल के गया कि मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 2 दिन के अंदर अंदर या तो मेरी बाइक मुझे वापस करो या फिर इस बाइक का पैसा मुझे दो। तो मोहन के पास 2 दिन का टाइम है। तो मोहन यहाँ पर घबरा जाता है और फटाफट जो है सोहन के पास जाता है। तो मोहन आ गया सोहन के पास। मोहन ने सोहन को सारी बातें बताई कि रमेश मेरे को 2 दिन का टाइम देकर गया है। तो अब इस केस में सोहन मोहन को क्या बोलेगा, यहाँ पर कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है सोहन मोहन को बोले कि कोई बात नहीं, रमेश को करने दो, केस देख लेंगे, तुम डिफेंड कर लेना, तुम्हारा कोई भी नुकसान होगा तो उसको तो मैं इंडेमनीफाई कर ही दूंगा। या फिर हो सकता है सोहन बोले कि तुम अपने हिसाब से देख लो, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो कर लो, बाद में तुम्हारा कोई नुकसान होगा तो मेरे से इंडेमनीफाई करवा लेना। या फिर ये भी हो सकता है कि जब मोहन सोहन के पास आए तो सोहन उसे मिले ही ना, हो सकता है सोहन भाग गया हो। तो कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, कई सारी सिचुएशंस बन सकती हैं यहाँ पर, और इन्हीं सिचुएशंस को लेकर बात करता है हमारा सेक्शन 125। वहां पर जो कंडीशंस दे रखी हैं वो इन्हीं सिचुएशंस, इन्हीं पॉसिबिलिटीज के ऊपर दे रखी है। तो इस सबको हम समझेंगे अपने एक एग्जांपल से, अपने एक क्वेश्चन से, जिसके अंदर मैंने आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज, बहुत सारे केस कवर कर रखे हैं जहां पर हमें ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 2 केसेस दे रखे हैं। हमारे एग्जाम्पल के अंदर 3 पार्टीज थी, एक था हमारा सोहन, एक था हमारा मोहन। मोहन हमारा पार्किंग वाला था और सोहन वो था जो बिना पार्किंग स्लिप के बाइक लेके चला गया, और रमेश वो है जो बाद में आता है और पार्किंग स्लिप दिखाकर बाइक मांगता है। तो ये तीनों पार्टीज के नाम आपको क्लियर है। तो अब अपने पार्किंग वाले एग्जाम्पल से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के अंदर 2 केस दे रखे हैं। पहला केस, डिफेंड द सूट। अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो फिर यहाँ पर मोहन के 2 लॉस होंगे। पहला लॉस, मोहन को डैमेजेस पे करने पड़ेंगे रमेश को 1,10,000 के, और दूसरा लॉस, मोहन का कॉस्ट ऑफ सूट लगेगा 20,000 का। अब ये 1,10,000 कहां से आया, 20,000 कहां से आया, ये तो मैंने आपको समझा दिया, हमने एग्जाम्पल देखा था। तो मोहन अगर केस डिफेंड करता है तो उस केस में मोहन रमेश को डैमेजेस के तौर पे 1,10,000 देगा और कॉस्ट ऑफ सूट लगेगा मोहन का 20,000। वहीं अगर सेकंड केस के अंदर मोहन रमेश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मोहन कॉम्प्रोमाइज द सूट, तो उस केस में मोहन जो है रमेश को सिर्फ 80,000 रुपए पे करेगा। अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उस केस में 80,000 रुपए कॉम्प्रोमाइज अमाउंट दी जाएगी। तो ये 2 अलग अलग केसेस हो गए। अब यहाँ पर जो है हमें नीचे कुछ पॉसिबिलिटीज दे रखी है, हमें क्या करना है, हमें इन पॉसिबिलिटीज के ऊपर अपने दोनों केसेस को लगाकर देखना है कि आखिर इससे हमारा आंसर क्या निकलेगा। तो एक बात समझ लो कि सेक्शन 125 के अंदर साफ साफ बोला गया है, वो जो नीचे कंडीशंस दे रखी थी उन कंडीशंस में साफ साफ बोला गया है कि आखिर में पैसा तो इंडेमनीफायर ने ही देना है। तो इंडेमनीफायर जो है तभी पैसा देगा जब इंडेमनिटी होल्डर इंडेमनीफायर की बात को मानेगा। तो ध्यान रखना, सोहन हमारा इंडेमनीफायर है और मोहन हमारा इंडेमनिटी होल्डर है। तो अगर मोहन को पैसा चाहिए सोहन से, मोहन को इंडेमनीफाई करवाना है अगर अपने लॉसेस को, तो उस केस में जैसा सोहन कहेगा मोहन को वैसा ही करना पड़ेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखते हैं अब अपने पॉसिबिलिटीज को। तो पहली पॉसिबिलिटी है, सोहन ऑथराइज मोहन टू डिफेंड द सूट। तो सोहन ने क्या करा, सोहन ने ऑथराइज करा मोहन को कि तुम केस को डिफेंड करो। जब रमेश तुम्हारे ऊपर 2 दिन बाद केस करेगा तो एक काम करना, तुम केस को डिफेंड करना। तो सोहन ने बोला है मोहन को केस डिफेंड करने के लिए। तो अब अगर हम अपने ऊपर वाले 2 केसेस को इस पॉसिबिलिटी में लगाएं तो देखते हैं आखिर आंसर क्या आता है। तो पहला केस था हमारा, मोहन केस को डिफेंड करता है। इसका मतलब है कि मोहन ने सोहन की बात को मान लिया, जैसा सोहन ने कहा वैसा ही मोहन ने किया। तो अब आगे चल के मोहन को कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस की रिकवरी मोहन जो है सोहन से कर सकता है। हमने हमारे पहले केस के अंदर साफ साफ बता रखा है कि अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो 1,10,000 रुपए मोहन का डैमेजेस लगेगा और 20,000 रुपए कॉस्ट ऑफ सूट लगेगा। टोटल कितना हो गया, 1,30,000 रुपए। तो केस को डिफेंड करने की वजह से मोहन को 1,30,000 का लॉस हो गया।
तो अब ये 1,30,000 का लॉस जो है मोहन रिकवर कर सकता है सोहन से। मोहन कैन रिकवर ₹1,30,000 फ्रॉम सोहन, क्योंकि मोहन ने सोहन की बात को माना है। वहीं अगर हम सेकंड केस की बात करें तो अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज कर लेता है सूट को, यानी मोहन जो है रमेश के पास जाके कहता है कि तुम मेरे ऊपर केस मत करना, एक काम करो हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और मोहन जो है रमेश को 80,000 रुपए पे कर देता है। अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज करता है तो सेकंड केस में क्या बता रखा है, मोहन रमेश को 80,000 रुपए पे करेगा एज अ कॉम्प्रोमाइज अमाउंट। तो यहाँ पर अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज करता है तो इसका मतलब साफ है कि मोहन ने सोहन की बात को नहीं माना। सोहन ने तो केस को डिफेंड करने को बोला था, लेकिन मोहन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो मोहन ने सोहन की बात को नहीं माना, इसीलिए यहाँ पर मोहन जो है अब सोहन से 80,000 रुपए की रिकवरी नहीं कर पाएगा। जो 80,000 रुपए मोहन ने रमेश को पे करे वो मोहन को वापस नहीं मिलने वाले। तो समझ में आ गया? तो ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखते हैं अपनी दूसरी पॉसिबिलिटी कि आखिर और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो अगर हम सेकंड पॉसिबिलिटी को देखें तो सोहन ऑथराइज मोहन टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। यहाँ पर जो है सोहन ने मोहन को बोला है कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम जो है रमेश के पास जाओ और जाकर रमेश से बोलो कि आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, मेरे ऊपर केस करने की जरूरत नहीं है। तो अब जरा अपनी इस पॉसिबिलिटी के ऊपर हमारे क्वेश्चन वाले दोनों केसेस लगा के देखते हैं कि आखिर आंसर क्या आता है। तो पहला केस था हमारा मोहन डिफेंड द सूट, तो मोहन ने केस को डिफेंड करा, तो इसका मतलब साफ है कि मोहन ने सोहन की बात को नहीं माना। सोहन ने तो कॉम्प्रोमाइज करने को बोला था, लेकिन मोहन ने इंतजार करा और जैसे ही रमेश ने मोहन के ऊपर केस करा तो मोहन ने केस को डिफेंड करा। तो अगर मोहन सोहन की बात को नहीं मानता तो उस केस में आगे चल के मोहन का कोई भी लॉस होगा तो उस लॉस की रिकवरी मोहन सोहन से नहीं कर पाएगा। लेकिन एक चीज है जिसकी रिकवरी हो सकती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन के अंदर बताया था कि कंडीशन जो है वो सेकंड और थर्ड पॉइंट के ऊपर लगी हुई है, ना कि फर्स्ट पॉइंट के ऊपर। फर्स्ट पॉइंट के अंदर क्या था, डैमेजेस। तो डैमेजेस के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है इस तरीके की कि इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर की बात माननी ही पड़ेगी। वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि किसी भी सिचुएशन में इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर से डैमेजेस तो रिकवर हो ही जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में साफ साफ बता रखा है अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो वहां पर मोहन के 1,10,000 रुपए के डैमेजेस लगेंगे और 20,000 का कॉस्ट ऑफ सूट लगेगा। तो कॉस्ट ऑफ सूट तो मोहन को भले ही ना मिले, लेकिन डैमेजेस की रिकवरी तो मोहन को सोहन से हर हालत में हो जाएगी, किसी भी केस में हो जाएगी, क्योंकि डैमेजेस को लेकर कोई भी कंडीशन नहीं लगी थी। यहाँ पर अगर हम देखें तो डैमेजेस वाले पहले पॉइंट के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है, कंडीशन है सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर। तो कंडीशंस अगर पूरी नहीं होगी तो कॉस्ट ऑफ सूट और कॉम्प्रोमाइज अमाउंट का राइट खत्म हो जाएगा, लेकिन डैमेजेस का राइट तो हमेशा ही बना रहेगा। तो यहाँ पर हमारे सेकंड केस के अंदर मोहन ने सोहन की बात नहीं मानी और उसकी बात ना मानते हुए केस को डिफेंड कर दिया। तो इस केस में कॉस्ट ऑफ सूट जो 20,000 रुपए है उसकी रिकवरी मोहन को नहीं हो पाएगी, लेकिन 1,10,000 के जो डैमेजेस हैं उसकी रिकवरी मोहन को अभी भी होगी, क्योंकि डैमेजेस की रिकवरी तो हर केस में होगी। तो समझ में आ गया? अब अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, यानी मोहन ने सोहन की बात मान ली, सोहन ने कॉम्प्रोमाइज करने को बोला था और मोहन ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, तो कॉम्प्रोमाइज के केस में कितना पैसा खर्च हो रहा था, 80,000 रुपए। मोहन जो है रमेश को 80,000 रुपए देगा और दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, और ये 80,000 रुपए जो है मोहन सोहन से रिकवर कर सकता है आराम से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मोहन कैन रिकवर 80,000 फ्रॉम सोहन। तो समझ में आ गया? तो ये हमारी सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। अब देखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी। सोहन ऑथराइज मोहन टू कॉम्प्रोमाइज द सूट बट रमेश डिड नॉट एग्री टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो यहाँ पर सोहन ने मोहन को ऑथराइज कराया कि तुम कॉम्प्रोमाइज कर लो, लेकिन इस बार जो है रमेश ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। रमेश डज नॉट एग्री टू कॉम्प्रोमाइज। रमेश कह रहा है कि मैं तो सच बोल रहा हूँ, ये बाइक सच में मेरी है, तो मैं क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं, मैं जो है तुम्हारे ऊपर केस फाइल करूंगा। तो यहाँ पर जब रमेश कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है तो उस केस में कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो खत्म हो गई, कॉम्प्रोमाइज वाली बात तो यहाँ पर आएगी ही नहीं। तो सोहन भले ही मोहन को कह ले कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, लेकिन मोहन कॉम्प्रोमाइज कर ही नहीं सकता क्योंकि रमेश तैयार ही नहीं है। तो मोहन के पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है कि मोहन केस को डिफेंड करे। तो मोहन ने यहाँ पर केस को डिफेंड करा, मोहन डिफेंड द केस। तो मोहन अगर केस को डिफेंड करता है तो उस केस में मोहन का 1,30,000 रुपए का खर्चा होगा, 1,10,000 के डैमेजेस प्लस 20,000 का कॉस्ट ऑफ सूट। और यहाँ पर क्योंकि मोहन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, मोहन सोहन की बात को मान ही नहीं सकता था, तो इसीलिए जो है मोहन 1,30,000 रुपए पूरे के पूरे रिकवर कर सकता है सोहन से। यहाँ पर कोई सोहन की बात को कॉन्ट्रावीन करने वाली बात आती नहीं है। कॉन्ट्रावीन का मतलब क्या होता है कि आप किसी की बात के खिलाफ जा रहे हो, किसी की बात को नहीं मान रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि मोहन ने सोहन की बात नहीं मानी, वो मानना तो चाहता था लेकिन वो नहीं मान पाया। अब अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, तो सेकंड केस है कॉम्प्रोमाइज करना, जो कि यहाँ एप्लीकेबल ही नहीं है क्योंकि रमेश कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो सेकंड केस तो नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये हमारी तीसरी पॉसिबिलिटी हो गई। तो अब अगर मैं फोर्थ पॉसिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पर क्या बोला है, सोहन डिड नॉट ऑथराइज मोहन टू डिफेंड और कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो यहाँ पर सोहन ने मोहन को
ऑथराइज करा ही नहीं, ना ही केस डिफेंड करने के लिए ऑथराइज करा और ना ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऑथराइज करा। अब क्यों ऑथराइज नहीं करा? क्योंकि जब मोहन सोहन के पास गया तो पता चला सोहन ने तो अपना एड्रेस ही चेंज कर लिया, सोहन तो भाग गया। सोहन कुड नॉट बी फाउंड एज ही हैड चेंज हिज एड्रेस। तो मोहन जब सोहन के पास गया तो सोहन तो उसे मिला नहीं। और वहीं दूसरी तरफ रमेश ने मोहन को 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, तो मोहन के पास सिर्फ 2 दिन का टाइम है और सोहन यहाँ पर मिल नहीं रहा। अब आगे हमें बता रखा है एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मोहन इज सेटिस्फाइड दैट सोहन इज द ट्रू ओनर। तो अगर हम फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखें तो यहाँ पर मोहन को यही लगता है, मोहन सेटिस्फाई हो चुका है कि सोहन ही बाइक का असली मालिक था, सोहन जो है वो ट्रू ओनर था उस बाइक का। इसका मतलब है कि रमेश झूठ बोल रहा है। मोहन को यही लगता है कि ये बाइक असलियत में सोहन की ही थी। सोहन से पार्किंग स्लिप गुम हो गई थी और वो पार्किंग स्लिप रमेश के हाथ लग गई और अब रमेश यहाँ पर आके झूठ बोल रहा है। तो अब जो कुछ भी करना है आगे मोहन को करना है। तो मोहन जो है यहाँ पर क्या करेगा? तो सेक्शन 125 ने बोला हुआ है कि मोहन को सच का साथ देना है, यानी मोहन को वही करना है जो इस सिचुएशन में सोहन करता। अगर सोहन मिलता तो वो मोहन से क्या कहता? सोहन यही कहता ना कि ये बाइक तो असलियत में मेरी है, तो मैं ये बाइक रमेश को क्यों दूं? तो सोहन मोहन से बोलता कि तुम एक काम करो, केस को डिफेंड करो, मैं सच बोल रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साबित कर दूंगा कोर्ट में कि ये बाइक मेरी है। तो अगर हम अपने पहले केस की बात करें तो पहले केस के अंदर क्या बोला कि मोहन केस को डिफेंड करेगा। तो इसका मतलब है कि मोहन ने सच का साथ दिया और मोहन ने केस को डिफेंड करा। तो यहाँ पर अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो मोहन का 1,30,000 रुपए का लॉस होगा और ये 1,30,000 रुपए मोहन जो है कभी भी सोहन से रिकवर कर सकता है। सोहन जब मिलेगा तब जो है मोहन ये 1,30,000 रुपए सोहन से रिकवर कर सकता है क्योंकि मोहन ने सच का साथ दिया था। वहीं अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज कर लेता सूट को तो इसका मतलब साफ है कि मोहन ने सच का साथ नहीं दिया। मोहन को पता था कि सोहन ट्रू ओनर है, लेकिन उसके बावजूद मोहन ने रमेश को 80,000 रुपए दे दिए। मोहन ने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मैं रमेश को 80,000 दे देता हूँ, बाद में तो मुझे ये 80,000 रुपए सोहन से रिकवर हो ही जाने। तो अगर मोहन ऐसा करता है, मोहन सच का साथ नहीं देता, तो उस केस में आगे चल के मोहन अब इस 80,000 रुपए को सोहन से रिकवर नहीं कर पाएगा। मोहन कैन नॉट रिकवर 80,000 फ्रॉम सोहन, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ मोहन के हाथ में था। सोहन ने मोहन को ऑथराइज नहीं करा था, ना ही केस लड़ने के लिए ऑथराइज करा था, ना ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए ऑथराइज करा था। यहाँ पर जो कुछ भी करना था मोहन को करना था, तो मोहन को वही करना है जो सच है, जो सही है, वही काम मोहन को करना है। तभी जाके मोहन जो है सोहन से अपने लॉस की रिकवरी कर पाएगा। तो समझ में आ गया? तो ये हो गई हमारी फोर्थ पॉसिबिलिटी। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ पॉसिबिलिटी हमारी, सोहन डिड नॉट ऑथराइज मोहन टू डिफेंड और कॉम्प्रोमाइज द सूट। यहाँ पर भी सेम बात है, सोहन ने ऑथराइज नहीं करा। क्यों ऑथराइज नहीं करा? क्योंकि सोहन घर पे मिल ही नहीं रहा, सोहन का एड्रेस चेंज हो चुका है। तो मोहन जब सोहन के पास गया तो सोहन नहीं मिला। तो अब जो कुछ भी करना है वो मोहन को करना है। रमेश तो 2 दिन के अंदर केस कर देगा। तो यहाँ पर जो है हमें बता दिया गया है एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मोहन इज सेटिस्फाइड दैट रमेश इज द ट्रू ओनर। यहाँ पर इस पॉसिबिलिटी के अंदर क्या बोला जा रहा है कि मोहन को यही लगता है कि रमेश ही ट्रू ओनर है। यानी इसका मतलब है कि सोहन झूठ बोल के चला गया, सोहन झूठ बोल के बाइक ले गया और अब रमेश आ गया जो कि ट्रू ओनर है, ऐसा मोहन को लगता है। तो अब मुझे ये बताओ कि मोहन को क्या करना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया कि मोहन को सही बात का साथ देना है, सही इंसान का साथ देना है। तो यहाँ पर सही कौन है? सही तो है रमेश, रमेश ही ट्रू ओनर है। तो अब इस केस में अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो इसका मतलब है कि मोहन ट्रू ओनर के खिलाफ केस लड़ने की बात कर रहा है, तो मोहन तो गलत काम कर रहा है। तो यहाँ पर अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो उस केस में मोहन का 1,30,000 रुपए का लॉस होगा, 1,10,000 के डैमेजेस प्लस 20,000 का कॉस्ट ऑफ सूट। तो क्योंकि मोहन ने गलत काम करा, मोहन ने सही इंसान का साथ नहीं दिया, तो इसीलिए मोहन ने सेकंड पॉइंट जो कॉस्ट ऑफ सूट का सेकंड पॉइंट था उसकी कंडीशन को पूरा नहीं करा, हम ये मानेंगे। और अगर कंडीशन पूरी नहीं करी तो मोहन के पास से कॉस्ट ऑफ सूट रिकवर करने का राइट चले जाएगा। डैमेजेस तो मोहन को हर हाल में रिकवर होंगे, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। मोहन जो है वो सोहन से डैमेजेस रिकवर कर सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सूट रिकवर करने का राइट मोहन के पास से चले जाएगा। तो यहाँ पर मोहन का भले ही 1,30,000 रुपए का खर्चा हुआ हो केस को डिफेंड करने में, लेकिन मोहन जो है सोहन से सिर्फ 1,10,000 ही रिकवर कर पाएगा। मोहन कैन रिकवर ओनली 1,10,000 फ्रॉम द सोहन, और वो भी तब रिकवर करेगा जब सोहन उसे मिलेगा। वहीं अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो मोहन कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो यहाँ पर अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, मोहन को ये पता चलता है कि यह बाइक असलियत में रमेश की ही थी, तो यहाँ पर मोहन से गलती हो गई। तो मोहन अगर रमेश के पास जाके उससे कॉम्प्रोमाइज कर लेता है और अपनी गलती मान लेता है तो उस केस में मोहन का 80,000 रुपए का लॉस होगा। मोहन जो है रमेश को 80,000 रुपए देगा और केस जो है खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मोहन ने सच का साथ दिया, मोहन ने वही करा जो सही था। तो अब इस केस में माना जाएगा कि मोहन ने थर्ड पॉइंट के अंदर जो कंडीशन दे रखी थी उन कंडीशंस को पूरा करा, तो मोहन के पास कॉम्प्रोमाइज अमाउंट को रिकवर करने का राइट आ जाएगा। तो समझ में आ गया?
तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पॉसिबिलिटी। तो यहां पर आप नेक्स्ट देखते हैं, सोहन डिड नॉट ऑथराइज मोहन टू डिफेंड और कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो सेम बात है, अब क्यों ऑथराइज नहीं करा, तो यहां पर भी सेम बात है, सोहन का एड्रेस चेंज हो गया, सोहन जो है मिला ही नहीं घर पे। तो अब आगे क्या बता रखा है, एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मोहन टू मेक आउट एज टू हु इज द ट्रू ओनर। तो यहां पर जो है हमें बता दिया गया है कि मोहन खुद ही नहीं पहचान पा रहा कि आखिर असली मालिक कौन है, असलियत में बाइक किसकी है, ये बात मोहन डिसाइड नहीं कर पा रहा, और सोहन मिल भी नहीं रहा जो उसे ऑथराइज कर दे। तो अब जो कुछ भी करना है मोहन को ही करना है। तो अब यहां पर मोहन क्या करेगा, तो मोहन को नहीं पता कि ट्रू ओनर कौन है, तो अब मोहन ऐसा भी नहीं कर सकता कि रमेश को ट्रू ओनर मान ले या फिर जो है सोहन को ट्रू ओनर मान ले, क्योंकि अगर मोहन ने रमेश के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो कल को सोहन आकर कहेगा कि मैं बाइक का असली मालिक था, तुमने बिना मुझसे पूछे रमेश के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर लिया, जाओ मैं तुम्हें पैसे नहीं देता। तो यहां पर मोहन को क्या करना चाहिए, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि मोहन को केस को डिफेंड करना चाहिए। जब कोर्ट में केस जाएगा तो अपने आप डिसाइड हो जाएगा कि आखिर ट्रू ओनर कौन है। तो मोहन डिफेंड द सूट, मोहन जो है अगर केस को डिफेंड करता है तो उस केस में मोहन कैन रिकवर ₹1,30,000 फ्रॉम सोहन। तो मोहन ने बिल्कुल सही करा है, तो अब मोहन जो है 1,30,000 रुपए पूरे के पूरे सोहन से रिकवर कर सकता है। लेकिन अगर मोहन केस को कॉम्प्रोमाइज करता है, यानी मोहन जो है यहाँ पर सूट को कॉम्प्रोमाइज करता है, तो इसका मतलब मोहन ने सही नहीं करा। जब मोहन को कंफर्म ही नहीं था कि ये बाइक रमेश की है, तो मोहन ने रमेश को 80,000 रुपए कॉम्प्रोमाइज अमाउंट क्यों पे करा, तो ये तो गलत बात है ना। 1,30,000 रुपए पे करा, वो तो कोर्ट का ऑर्डर था, वो तो पे करना ही पड़ेगा। अगर कोर्ट में केस जाता है तो कोर्ट का ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन अपने आप से मोहन ने कॉम्प्रोमाइज अमाउंट क्यों पे करा, जब उसे असलियत में पता ही नहीं था कि बाइक किसकी है। तो यहाँ पर अगर मोहन कॉम्प्रोमाइज करता है तो इसका मतलब है कि मोहन ने गलत करा। तो इस केस में मोहन भले ही रमेश को 80,000 रुपए पे कर दे, लेकिन मोहन जो है सोहन से इस 80,000 रुपए को रिकवर नहीं कर पाएगा। मोहन कैन नॉट रिकवर ₹80,000 फ्रॉम सोहन। तो समझ में आ गया। अब सेवंथ देखो, सोहन डिड नॉट ऑथराइज मोहन टू डिफेंड और कॉम्प्रोमाइज द सूट। तो सेम बात है, सोहन ने ऑथराइज नहीं करा क्योंकि सोहन का एड्रेस चेंज हो चुका था, सोहन मिला ही नहीं। एज पर द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस मोहन इज सेटिस्फाइड दैट रमेश इज द ट्रू ओनर। यहाँ पर साफ साफ बता दिया मोहन सेटिस्फाई हो चुका है कि रमेश ट्रू ओनर है, रमेश ही बाइक का असली मालिक है, सोहन तो झूठ बोल रहा था। तो अब इस केस में मोहन को क्या करना चाहिए, मोहन को जो है शांति से रमेश के साथ बैठकर कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए कि मुझसे गलती हो गई, एक काम करो तुम ये 80,000 रुपए पकड़ लो कॉम्प्रोमाइज अमाउंट, और बाद में जो है मैं इस 80,000 रुपए को सोहन से रिकवर कर लूंगा। तो होना तो यही चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या बोल दिया कि रमेश जो है अब एग्री नहीं हो रहा टू कॉम्प्रोमाइज द सूट। रमेश ने मना कर दिया कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं जो है तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करूंगा। तो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज वाला ऑप्शन तो मोहन के पास से चला गया। तो अब मोहन के पास आखिरी ऑप्शन क्या बचता है, केस को डिफेंड करने का। तो अगर मोहन केस को डिफेंड करता है तो उस केस में मोहन का जितना भी लॉस होगा, मोहन जो है सारे लॉसेस को सोहन से रिकवर कर पाएगा। मोहन कैन रिकवर 1,30,000 फ्रॉम सोहन, क्योंकि मोहन के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। अगर मैं कॉम्प्रोमाइज की बात करूं तो कॉम्प्रोमाइज वाला पॉइंट तो यहाँ पे लगेगा ही नहीं, क्योंकि रमेश कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो समझ में आ गया। तो ये हमारे टोटल 7 केसेस हो गए, या मैं कहूँ 7 पॉसिबिलिटी हो गई, जो कि सेक्शन 125 की कंडीशंस के अंदर दे रखी हैं। सेक्शन 125 के अंदर जो कंडीशंस बता रखी हैं उनके अंदर यही बात बोली हुई है, बस थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करा हुआ है। तो चलते हैं एक बार कंडीशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंडीशंस को देखें तो हमारे सेकंड पॉइंट के अंदर कंडीशन है, यानी कॉस्ट ऑफ सूट के अंदर कंडीशन है, और थर्ड पॉइंट के अंदर कंडीशन है। थर्ड पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज वाला। तो एक बार सेकंड पॉइंट की कंडीशन को पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर 2 कंडीशन दे रखी हैं और दोनों में से कोई एक कंडीशन को पूरा करना है। बीच में लगा हुआ है और, या तो ए वाली कंडीशन पूरी होगी या फिर बी वाली कंडीशन पूरी होगी। और बी वाली कंडीशन के साथ 2 बातें दे रखी हैं, बीच में लगा हुआ है यहाँ पर प्लस, प्लस का मतलब है एंड। सेकंड कंडीशन के अंदर 2 बातें हैं, तो या तो फर्स्ट कंडीशन पूरी हो या फिर सेकंड कंडीशन पूरी हो, दोनों में से एक भी होगी तो काम चल जाएगा। तो क्या बोला है, पहली कंडीशन में बोला है इंडेमनीफायर ऑथराइज हिम टू ब्रिंग और डिफेंड द सूट। इंडेमनीफायर कौन है, इंडेमनीफायर है हमारा सोहन, जिसको अल्टीमेटली लास्ट में पैसा पे करना है, जिसकी जेब से पैसा जाने वाला है। तो फाइनली तो सोहन की जेब से ही पैसा जाएगा। मोहन भले ही पहले रमेश को पैसा दे दे, लेकिन मोहन आखिर में पैसे की रिकवरी तो सोहन से ही करने वाला है। तो इंडेमनीफायर है हमारा सोहन। सोहन जो है ऑथराइज करेगा मोहन को कि तुम या तो केस को ब्रिंग करो या फिर केस को डिफेंड करो, और इंडेमनिटी होल्डर को भी इंडेमनीफायर की बात माननी पड़ेगी। तो पहली कंडीशन तो ये है। सेकंड कंडीशन, द इंडेमनिटी होल्डर डिड नॉट कॉन्ट्रावीन द ऑर्डर ऑफ द इंडेमनीफायर। इंडेमनिटी होल्डर को इंडेमनीफायर के ऑर्डर को कभी भी कॉन्ट्रावीन नहीं करना, यानी इंडेमनिटी होल्डर जो है कभी भी इंडेमनीफायर के ऑर्डर के खिलाफ नहीं जाएगा। अगर इंडेमनीफायर ने ऑथराइज करा है टू डिफेंड द सूट, तो उस केस में इंडेमनिटी होल्डर को सूट को डिफेंड करना ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अभी हमने देखा था कि इंडेमनीफायर घर पे ही ना मिले, इंडेमनीफायर मिले ही ना, तो उस केस में कॉन्ट्रावीन की तो कोई बात ही नहीं आएगी।
तो वहां पर हम बोल सकते हैं कि आप जो है फैसला किसे लेना है, आप फैसला लेना है इंडेमनिटी होल्डर को कि आगे क्या होगा। तो अब ये फैसला किस तरह लिया जाएगा, तो ये फैसला लिया जाएगा यहाँ पर हमारी ये नीचे वाली बात से। क्या बोला है कि अगर इंडेमनीफायर ने ऑथराइज नहीं करा है तो उस केस में इंडेमनिटी होल्डर को अपनी मर्जी से काम करना है, अपने हिसाब से काम करना है, लेकिन इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से एक्ट करना है जैसे वो खुद के लिए एक्ट कर रहा हो। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदारी से, विवेकपूर्ण तरीके से, यानी उसे अपनी सूझबूझ का पूरा इस्तेमाल करना है और सच का साथ देना है, उसे वही करना है जो वो खुद के लिए करता। ऐसा नहीं है कि मोहन जो है रमेश को जितना मर्जी उतना पैसा दे दे और ये सोचे कि बाद में ये पैसा तो मुझे सोहन से मिल ही जाएगा, मेरे कौन सा अपनी जेब से जा रहा है। मोहन ऐसा नहीं कर सकता। इंडेमनिटी होल्डर एक्टेड एज इट वुड हैव बीन प्रूडेंट फॉर हिम टू एक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। तो इंडेमनिटी होल्डर ये मान के काम करेगा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी ना होता, अगर मुझे रमेश को दिए गए पैसे की रिकवरी सोहन से ना होती, तो उस केस में मैं सोच समझ के काम करता, यानी मैं सच का साथ देता। तो यहां पर यही बोला कि आपकी सेकंड कंडीशन तभी पूरी होगी जब इंडेमनिटी होल्डर इस तरीके से काम करेगा, समझदारी के साथ काम करेगा और ये मान के काम करेगा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ना होता, अगर मेरे पास इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट ना होता, अगर मेरे पास इंडेमनीफायर से रिकवरी का ऑप्शन ना होता, तो उस केस में मैं जो फैसला लेता वही फैसला मुझे अभी भी लेना है। तो बी पॉइंट के अंदर दो बातें हो गई, ये दोनों ही बातें पूरी होनी चाहिए। तो समझ में आ गया। तो ये हमारी कंडीशन हो गई कॉस्ट ऑफ सूट को लेके। इंडेमनिटी होल्डर के पास कॉस्ट ऑफ सूट की रिकवरी का राइट तभी आएगा जब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन पूरी होगी। वही सेम बात बोली है यहाँ पर थर्ड पॉइंट के अंदर, राइट टू रिकवर सम पेड एज अ कॉम्प्रोमाइज ऑफ द सूट। इंडेमनिटी होल्डर के पास कॉम्प्रोमाइज अमाउंट को रिकवर करने का राइट तभी आएगा जब नीचे दी गई कंडीशंस पूरी होंगी। और यहाँ पर भी सेम बात है, ए और बी दो कंडीशंस हैं और दोनों में से एक कंडीशन को पूरा करना है। बस फर्क इतना ही है कि यहाँ पर इंडेमनीफायर जो है ऑथराइज करेगा इंडेमनिटी होल्डर को टू कॉम्प्रोमाइज द सूट, बस इतना सही डिफरेंस है। बाकी बी वाली कंडीशन बिल्कुल सेम है। तो समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारी दोनों कंडीशंस। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फर्स्ट पॉइंट के अंदर कोई भी कंडीशन नहीं है। इसका मतलब है कि इंडेमनिटी होल्डर को डैमेजेस तो हर हाल में रिकवर होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंडेमनिटी होल्डर के पास डैमेजेस रिकवर करने का राइट तो हमेशा ही अवेलेबल रहेगा। तो क्लियर है। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 125 राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। तो अब ये लास्ट में दो छोटे छोटे नोट रह गए, इसको एक बार देख लो। पहला नोट है व्हेन डज द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंस। आखिर कब इंडेमनीफायर की लायबिलिटी स्टार्ट होगी। अल्टीमेटली पैसा तो इंडेमनीफायर ने देना है, तो उसकी लायबिलिटी आखिर कब स्टार्ट होती है। तो इंडेमनीफायर की लायबिलिटी के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट साइलेंट है। यहाँ पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने नहीं बताया कि आखिर इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी, लेकिन कुछ कोर्ट केसेस के अंदर, कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अंदर बता रखा है कि आखिर इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब स्टार्ट होगी। ऑन द बेसिस ऑफ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट इट कैन बी स्टेटेड दैट द लायबिलिटी ऑफ एन इंडेमनीफायर कमेंसेस एज सून एज द लॉस ऑफ द इंडेमनिटी होल्डर बिकम्स एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। तो यहाँ पर क्या बोला है कि कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग कुछ जुडिशियल केसेस के अंदर ये जजमेंट आया था कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी वहीं से स्टार्ट होती है जहां से इंडेमनिटी होल्डर का लॉस सर्टेन हो जाता है, यानी इंडेमनिटी होल्डर का लॉस कंफर्म हो जाता है। तो जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का लॉस कंफर्म होगा वैसे ही इंडेमनीफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको जरा एक एग्जांपल से देखते हैं, तब जाके बात समझ में आएगी। तो ये हमारा एग्जांपल है, ये हमारा मिस्टर ए और ये हमारा मिस्टर बी, दोनों दोस्त हैं। एक दिन जो है मिस्टर बी आता है मिस्टर ए के घर पे और आकर उससे बोलता है कि मुझे तुम्हारी कार की जरूरत है, क्या मैं तुम्हारी कार ले जाऊं। तो ए बोलता है ले जाओ, लेकिन ध्यान से चलाना, अगर मेरी कार का कोई भी लॉस हुआ तो उस लॉस को तुम ही इंडेमनीफाई करोगे। तो यहाँ पर बी बोलता है ठीक है। तो बी जो है एक ही कार लेके चले जाता है। तो अब रास्ते में क्या हुआ कार का आप देख ही सकते हो। यहाँ पर जो है बी ने एक ही कार को खाई में गिरा दिया। बी तो कूद गया लेकिन एक ही कार का लॉस हो गया, एक ही कार का नुकसान हो गया। तो अब बी जो है ए के पास ये कार लेके आता है, ऐसे टूटी फूटी कार लेके आता है। तो ए जो है इस कार को गैरेज में ले जाएगा, सही करवाएगा। तो कार की हालत को देखकर साफ पता चल रहा है इस कार के ऊपर 20-30 हजार का खर्चा आएगा। तो ए का 20-30 हजार का लॉस हो गया। तो अब ए जो है इस लॉस की रिकवरी किससे करेगा। ए जाएगा बी के पास और जाकर बी को बोलेगा कि मेरा जो भी लॉस हुआ है उसको तुम मुझे इंडेमनीफाई करके दोगे। यहाँ पर जो है ए अपने कार का लॉस बी से रिकवर करेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ए हमारा इंडेमनिटी होल्डर है और बी हमारा इंडेमनीफायर है। बी ने प्रॉमिस करा था ए को कि मैं तुम्हारे लॉस को इंडेमनीफाई करके दूंगा। तो यहाँ पर इंडेमनीफायर की लायबिलिटी कब अराइज हुई, इंडेमनीफायर को पैसा कब देना पड़ा, जब इंडेमनिटी होल्डर का लॉस हो गया। इंडेमनिटी होल्डर यानी हमारा ए जो है गैरेज वाले को 20-30 हजार रुपए पे करके आ गया। उसके बाद ये बी के पास आया और आके बी से अपने लॉस की रिकवरी मांगी। तो बी की लायबिलिटी कब स्टार्ट हुई, जब ए का एक्चुअल में लॉस हो गया। उसके बाद जो है बी ने ए को पैसा दिया। तो यहाँ पर अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को देखें या फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को देखें तो वो तो यही बोलता है कि
जब तक इंडेमनिटी होल्डर का एक्चुअल लॉस नहीं होगा तब तक जो है इंडेमनीफायर की लायबिलिटी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन कुछ कोर्ट केसेस के अंदर, कुछ जुडिशियल जजमेंट्स के अंदर ये बात बोली थी कि अगर ऐसा हो तो उस केस में इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा, अगर पहले ए को अपनी जेब से पैसा देना पड़े, अपनी जेब से पैसा खर्च करके गाड़ी सही करवानी पड़े और उसके बाद ए बी से रिकवर कर पाए, तो फिर उस बात का क्या फायदा। तो यहां पर कोर्ट केसेस के अंदर ये जजमेंट आया था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता है तो उस केस में जैसे ही इंडेमनिटी होल्डर का लॉस सर्टेन हो जाए, कंफर्म हो जाए, वैसे ही जो है इंडेमनीफायर की लायबिलिटी अराइज हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर ए जो है बी को बोल सकता है कि तुम मेरे साथ गैरेज चलो, मैं अपनी गाड़ी सही करवाऊंगा और उसका जो भी खर्चा होगा वो तुम मुझे पे करोगे। जैसे ही बी ने ए की गाड़ी को खाई में गिराया, ए की गाड़ी को डैमेज करा, वैसे ही ए का लॉस कंफर्म हो गया। तो अब इस केस में जैसे ही ए का लॉस कंफर्म हो गया वैसे ही जो है बी की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर जो है ए बी को गैरेज में लेके जाएगा और बोलेगा कि गाड़ी मैं सही करवाऊंगा लेकिन उसका पैसा तुम पे करोगे। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है कि इंडेमनीफायर की लायबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी एज सून एज द लॉस ऑफ इंडेमनिटी होल्डर बिकम एब्सोल्यूट एंड सर्टेन। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा पहला नोट हो गया। अब बच गया हमारा एक लास्ट नोट। यहां पर यह बात करता है राइट ऑफ इंडेमनीफायर। अभी हमने इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स को देखा जो कि सेक्शन 125 के अंदर दे रखा है। तो अब यहां पर यह नोट बात कर रहा है इंडेमनीफायर के राइट्स की। तो क्या बोला गया है, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स नो मेंशन ऑफ राइट ऑफ इंडेमनीफायर। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कहीं पर भी इंडेमनीफायर के राइट्स के बारे में नहीं लिखा। लेकिन यहां पर भी वही बात आती है, कुछ कोर्ट के केसेस के अंदर, कुछ कोर्ट्स के जजमेंट्स के अंदर इंडेमनीफायर के राइट्स बता रखे हैं। तो यहां पर ये हमारा एक केस हुआ था जिसके अंदर इंडेमनीफायर के राइट्स बताए थे और क्या बोला था, इट हैज बीन हेल्ड दैट हिज राइट इन सच केसेस आर सिमिलर टू द राइट ऑफ द श्योरिटी अंडर सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यहां पर बोला गया कि इंडेमनीफायर के वही राइट्स होंगे, वही सिमिलर राइट्स होंगे जो राइट्स जो है सेक्शन 141 के अंदर एक श्योरिटी के होते हैं। तो अब ये श्योरिटी कौन होता है, तो श्योरिटी आता है हमारा गारंटी वाले चैप्टर के अंदर। जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी पढ़ेंगे तो वहां पर श्योरिटी का पॉइंट भी आएगा और सेक्शन 141 भी हम वहीं पर पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी राइट ऑफ इंडेमनीफायर की बात आती है तो हमें ये लिखना है कि इंडेमनीफायर के हमारे वही राइट्स है जो एक श्योरिटी के राइट होते हैं अंडर सेक्शन 141। तो समझ में आ गया। तो ये हमारा सेकंड नोट भी हो गया और इसी के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम शुरू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का चैप्टर। और अगर किसी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के नोट्स चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको जाके देख लेना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी जाके ज्वाइन कर लेना। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।